You are a pass out from RBSc and in graduation you are a mechanical engineer. Yes. From BITS Pilani. And now you are looking forward to administrative services. So आप प्रशासनिक सेवाओं में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो आपका बैकग्राउंड है वो आपको किस प्रकार से मदद करेगा? How will you implement your engineering techniques or engineering studies in the administrative services? Be in Hindi. मैम जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैकेनिकल वाला पार्ट क्या हेल्प करेगा और दूसरा कि इंजीनियरिंग वाला पार्ट। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में जो भी प्रोसेस वगैरह होती हैं वो एक ऑब्जेक्टिवली तरीके से सिखाई जाती हैं। तो उससे क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमको ऑब्जेक्टिविटी चाहिए होती है। तो वो ऑब्जेक्टिविटी वाला जो कह सकते हैं क्वालिटी, वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में वो बेनिफिट हो सकता है उसका। जहाँ तक मैकेनिकल की बात है तो मैकेनिकल का जो एरिया है वो काफ़ी कह सकते हैं कि लिमिटेड है। तो उसमें अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो केवल यही हो सकता है कि जो मैकेनिकल से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या फिर कह सकते हैं कि और भी मशीनरी जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम में ली जाती है, जैसे PWD एटसेट्रा है। तो उसमें क्या है कि अगर कोई निर्णय लेना होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं ज़्यादा उसमें कह सकते हैं कि डिसीजन लेने में टेक्निकल जो नो हाउ होगा उसे भी समझ पाऊंगा। तो ये दो चीजें मैं मानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में बेनिफिट हो सकता है। So this field is ये technical कम है. It's more of public dealing. Yeah, ma'am, correct. So how will your mechanics help in this? That is what I want to ask. मैम मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो वो तो मशीन से रिलेटेड ही होता है, तो वो तो इसी में काम आ सकता है कि जो टेक्निकल नो हाउ है उसी में ही समझ आ सकता है। अगर पब्लिक डीलिंग की बात करें तो उसमें ये काम आ सकता है कि जैसे मैंने जो ग्रेजुएशन वगैरह की है तो उसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं वो जैसे टीम वर्क होता है तो वो उसमें काम आ सकता है मैम। पहले also you आप पहले भी RS का इंटरव्यू फेस कर चुके हैं? जी मैम। Okay. So what was your rank that time? मैम 688. So but you are working? No ma'am, I didn't get any post in that vacancy because the last post was at 604 rank. Okay. So if this time also you are not selected, then what will be your new action plan? मैम पहली बात तो यह है कि मैंने इस बार प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत की है, तो मुझे यकीन है कि इस बार मैं सिलेक्शन ले लूँगा। फिर भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो एक्चुअली मैंने इनिशियली यूपीएससी की प्रिपरेशन भी मैं कर रहा था, तो उसमें मैंने मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो हिंदी लिटरेचर था, तो उस कारण से मैंने एमए हिंदी का भी फॉर्म भरा है, तो उसका मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी दिए हैं। तो अगर बाई चांस अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मैं नेट या इसका प्रिपरेशन करूँगा। Your hobbies include हिंदी कविताएं लिखना। जी आपने कुछ लिखा है? जी मैं कई सारी कविताएं लिखता हूँ, जैसे विचारात्मक कविताएं होती हैं तो उस प्रकार की कविताएं लिखता हूँ। भी आपने कुछ रिसेंटली लिखा हो? जैसे मैम एक 2 लाइनों की पंक्ति है, मैं बता सकता हूँ। सृजन की चाह में बुद्धि का विलास, मौन हूँ एकांत हूँ या निर्वात। तो मैम ये 2 पंक्तियों की ये छोटी तुकबंदी थी, ये लिखी थी मैंने। ध्यान भी करते हैं आप? जी मैम। प्रोफेशनल आपने इसका सर्टिफिकेट वगैरह डिप्लोमा? नहीं मैम, मैंने प्रोफेशनल तो नहीं लिया, लेकिन यूट्यूब वीडियोस से मैंने इसको सीखने की कोशिश की है। How does it help you in your personal development? मैम इसमें क्या होता है कि जैसे डे टू डे लाइफ होती है तो हमारे काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है, तो उससे हमें कामनेस मिलती है, इससे दिमाग को शांति मिलती है। दूसरा, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम एक थोड़ा रुक कर डिसीजन ले पाते हैं, एकदम से रिएक्ट नहीं करते किसी भी सिचुएशन में। राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के बारे में क्या विचार है आपके? सर मुझे लगता है कि राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस है, क्योंकि जो फील्ड लेवल पे जो काम होता है उसको पूरा मॉनिटर करना,
और लोकल लेवल पे जितने भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो कोरोना आया था जब, या फिर अभी लंपी डिजीज आ रही है, तो उसमें जो एसटीएम है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जिस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वही इनकी इम्पोर्टेंस को बताता है सर। जैसे एज एसडीएम लंपी डिजीज की बात करें, जी सर। आप जहाँ पोस्टेड हैं और वहाँ लंपी डिजीज नए नए रिसेंटली आए हैं, तो आप क्या काम उसमें कर सकते हैं? सर उसमें तो सबसे पहले ये है कि जो जो लोकेशन पे ये लंपी डिजीज है उनको चिन्हित करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद सर जहाँ जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उसको डेवलप करने का काम करेंगे। साथ में सर दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि जो वहाँ पे लोकल कह सकते हैं जो हितार्थ संस्थाएं होती हैं उनकी हेल्प लेके, तो पशुओं के लिए जो भी चारा वगैरह होता है, बीमार पशुओं की दवा वगैरह, उसके लिए काम कर सकते हैं सर। साथ में बाकी जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवाएं जितनी चमक दमक है, उसी के साथ इसमें कुछ दाग धब्बे लगे हुए हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को हम जी सर। एसीबी के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा जी सर। पकड़े जाते हैं वगैरह कुछ। प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार क्या है? सर जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, उसमें परसेप्शन इंडेक्स आता है कि लोग भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हैं हर कंट्री के। तो सर उसमें इंडिया का रैंक जो है वो काफी पीछे है, तो उससे लगता है कि लोग सोचते हैं कि काफी करप्शन है। आप मानते हैं भारत के और राजस्थान के प्रशासन में करप्शन बहुत ज्यादा है? सर बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि करप्शन कुछ मात्रा में जरूर है। तो अगर इसको सर, लेकिन साथ ही हम ये भी देखें कि उसको दूर करने के प्रयास भी हो रहे हैं। अगर एसीबी किसी को पकड़ रहा है तो इसका मतलब कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो ऐसे नहीं है कि उसको छोड़ा जा रहा है। कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप की भी बात आती है, तो इन सेवाओं में हस्तक्षेप रहता है? सर राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में तो नहीं कह सकते कि रहता है, क्योंकि ऐसा कुछ रिपोर्ट वगैरह है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या इसमें नहीं ऐसा बताया। आप खुद के और अपने अधीनस्थ जो आपका प्रशासन होगा, जी सर। उसको भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करेंगे? क्या उपाय अपनाएंगे कि लोग भ्रष्टाचार नहीं करें? सर इसमें सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जिस भी डिपार्टमेंट में मैं पोस्ट होऊंगा, तो उसके जितने भी नियम कायदे कानून हैं उनको जो भी डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड होगा उस पर डिस्प्ले किया जा सकता है। साथ में अगर कोई भी सेवा है तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार ऑफिसर है उसका नंबर वहाँ पे डिस्प्ले किया जा सकता है। साथ में सर आजकल तो सीसीटीवी कैमरा की भी उपलब्धता हो गई है, तो वो भी वहाँ पे इंस्टॉल किया जा सकता है सर। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि मैं खुद अगर समय से अपने ऑफिस पे आऊंगा और साथ में रहने वाले जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको पूरा मॉनिटर करूंगा, तो मुझे लगता है वो जो लीडर होता है उसको देखकर भी फॉलो करते हैं। समय और भ्रष्टाचार का आपस में तालमेल? सर मैं समझ नहीं पाया, क्या क्वेश्चन है? भ्रष्टाचार का और समय की नियमितता से तालमेल नहीं नजर आ रहा है। सर नहीं, सॉरी सर, मैं आपसे इस बारे में असहमत हूँ, क्योंकि सर समय की नियमित, अगर कोई समय से नियमित नहीं आएगा तो वो उसके जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट हैं वो उससे उससे प्रेरित नहीं हो पाएंगे। दूसरा वो ये सोचेंगे कि हमारे ऊपर वाला जो ऑफिसर है वही हम पे इतना मॉनिटर नहीं कर पा रहा है, तो सर वहां से भ्रष्टाचार हो सकता है सर। आपको राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित करके एज ए सीडीपीओ बाड़मेर जैसे क्षेत्र में लगाया जाता है। जी सर। तो बाड़मेर जैसे क्षेत्र में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी एज ए सीडीपीओ? एज ए सीडीपीओ सर बाड़मेर का अगर हम एरिया देखें तो उसकी जो ज्योग्राफी है उस हिसाब से सर, तो वहाँ पे सूखा क्षेत्र है काफी। और दूसरा सर देखें तो सीडीपीओ का जो कार्य क्षेत्र होता है वो ये है कि जो महिला और बाल विकास से संबंधित होता है। तो सर महिला जो पोषण की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू करने के लिए सर जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा सर घर घर जाकर जो सर्वे किए जाते हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कई दूर की ढानियां वहाँ पे जा नहीं पाते आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था की जा सकती है। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा ऐसी कौन सी 2 योजनाएं चलाई जा रही है जिससे महिला और बाल विकास के पोषण को स्तर को बढ़िया बनाया जा रहा है? सर इसमें सबसे पहले तो जननी सुरक्षा योजना है, तो उस पोषण स्तर के लिए? पोषण स्तर के लिए, सॉरी सर, जननी सुरक्षा योजना तो वो मातृत्व के लिए। पोषण स्तर के लिए सर एक तो
सर भारत सरकार की योजना याद आ रही है मुझे, राजस्थान सरकार की अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रही। तो सर जैसे एक पोषण महाअभियान है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत सर जो एनीमिया से पीड़ित महिलाएं हैं और जो पोषण स्तर जिनमें निम्न है, उनको एक नियमित मात्रा में पोषक आहार जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। सर एक और योजना जैसे शायद अब मुझे याद आ रहा है, राजस्थान की इंदिरा गांधी मातृत्व लाभ योजना सर ऐसे कुछ है, और उसमें सर 6,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाता है। सर उससे भी क्या फायदा होता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने पोषण के लिए वस्तुएं खरीद सकती हैं। आपके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी में ऐसा क्या है कि इस फील्ड के लिए आपको चूज किया जाए? मैम मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में दो ऐसे अपोजिट जो है ना उनका कॉम्बिनेशन है। जैसे पहले हम देखें कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख सकता हूँ। दूसरा मैम जैसे कि मेरा हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो मैंने लिटरेचर पढ़ा है और उसको देखा है, तो उससे एक प्रकार से जो समाज में पात्र होते हैं जो उनका इमोशनल किस प्रकार से वो काम करते हैं, तो उसको भी मैं समझ सकता हूँ। तो ऑब्जेक्टिविटी और इमोशनल का जो बैलेंस है मेरे में, वो मैं मानता हूँ कि प्रशासनिक सेवाओं में बहुत जरूरी होता है। आपने हॉबीज में ध्यान को लिखा है ना जी। तो ध्यान को आपने कितने टाइम हो गए आपको उसका एक्सपीरियंस करते हुए? मैम मुझे 4-5 मंथ हो गए हैं उसे करते हुए। ऐसा माना जाता है कि ध्यान से एक इंसाइट डेवलप होता है हमारे अंदर। जी मैम। और हम खुद को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं। तो मेडिटेशन के बाद में आपको क्या लगा कि एक इंसाइट क्या डेवलप हुआ है मेरे अंदर और मैं कैसे अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखता हूँ? मैम जहाँ तक ये बात है आपकी कि एक इनसाइट डेवलप होती है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेरे लिए ध्यान जो है वो मुझे ऐसी कोई सुपर नेचुरल या ऐसा कोई इनसाइट तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे इतना जरूर है कि मुझे जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे विचार थोड़े कम हो जाते हैं, और उससे क्या है कि मैं बेनिफिशियल अपने जो भी बाकी कार्य होते हैं उन पर थोड़ा फोकस अच्छे से कर पाता हूँ। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो वो फोकस जो है वो डेवलप होता है। तो वो स्ट्रेंथ मेरे को लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ उससे डेवलप हुई है। आपकी पर्सनालिटी की कोई 4 वीकनेस बता सकते हैं? मैम वीकनेस में ये कह सकते हैं कि कई बार मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हो जाता हूँ, तो वो कम बोलता ऐसा है कि वैसे मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इनिशियली मुझे किसी से बात करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो हो सकती है एक वीकनेस। इंटरव्यू देने के लिए अगर आप जा रहे हैं और रास्ते में किसी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या करेंगे आप उस सिचुएशन में? मैम पहले तो मैं कोशिश करूंगा, अगर वहाँ पे कोई वहाँ पे हेल्प करने वाला होगा तो उनको वहाँ पे रोक कर या कहीं पे उनको भेजने की कोशिश करूंगा। वो मैम डिपेंड भी करता है कि मेरे इंटरव्यू में कितना टाइम बचा हुआ है और उस सब चीज़ों पे। अगर बिल्कुल ही कम टाइम है तो भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मैं उनको किसी ना किसी के हवाले करके जाऊँ, ऐसे छोड़ के तो नहीं जाऊँगा। कोई और स्टेप उठा सकते हैं किसी और के हवाले करने के? अगर मेरे इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम बचा होगा, मान लीजिए 2 घंटे या 2.5 घंटे बचे हुए हैं, तो मैं उनको वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचाने का काम कर सकता हूँ। CPR के बारे में कुछ नॉलेज है? CPR माफ कीजिएगा मैम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हार्ट अटैक के टाइम पे एक इमरजेंसी सेवा दी जा सकती है किसी भी पर्सन के थ्रू। जी मैम उसको CPR कहते हैं, वो दी जाती है। जी मैम। तो क्या उससे किसी की लाइफ को सेव किया जा सकता है? जी मैम बिल्कुल किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो भी वायरल हुई थी, वहाँ पे एक डॉक्टर थे, वहाँ पे एक पेशेंट बैठा हुआ था, तो उसको हार्ट अटैक आ गया। उसी टाइम पे वो डॉक्टर ने उनको, क्योंकि उनको CPR देना आता था, तो उन्होंने उनको दे दिया, तो वो उनकी जान बच सकी थी। ओके, कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि आप इंटरव्यूअर हैं और मैं एक कैंडिडेट हूँ, तो आपको क्या लगता है कि इस पैनल से क्या एक क्वेश्चन आपसे रह गया है जो पूछना चाहिए था, जिसको आप एक्सपेक्ट करके आए थे? मैम मुझे लगता है कि जैसे राजस्थान का जो कल्चर है उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता था, और तो मैम पूछ लिया, यही ध्यान में आ रहा है अभी तो मुझे। ओके, ठीक है, इसके लिए वेट कीजिए, बुलाते हैं। थैंक यू।